नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अगर ऐसा ना भी हुआ होता तब भी आज सत्र का आखिरी दिन था। आप जानते हैं कि पहली तारीख से यानी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर आज जो तारीख बीत रही है तब तक कुल 15 सीटिंग होनी थी 19 दिनों में, जिसमें सैटरडे और संडे को छोड़कर 4 दिन छोड़ दिए तो बच गया यहां, मतलब 2 हफ्ते में 4 दिन निकाल दिए तो बच गए 15 दिन। तो ये इन 15 दिनों में आज आखिरी दिन तो था ही, लेकिन सुबह सुबह इसे स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई। सत्र की कुल बैठक अवधि 92 घंटे और 25 मिनट थी और इस दौरान सदन की कार्य उत्पादकता 111% रही और इसमें 10 सरकारी विधेयक यहां पेश किए गए और 8 विधेयक पारित किए गए। इन आंकड़ों को आप देखिए दोस्तों, गौर से देखिए इन आंकड़ों को। 15 बैठकें, कुल बैठक अवधि 92 घंटे और 25 मिनट, सदन की कार्य उत्पादकता 111%, 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 8 विधेयक पारित किए गए। इन आंकड़ों को देखें तो लगेगा आपको कि वाह क्या बात है, हमारी सरकार ने कितने कम समय में कितना सारा काम कर लिया, बल्कि 111% यहां पर प्रोडक्टिविटी। लेकिन असली झोल यही है कि आखिर इतने सारे विधेयकों को किस हड़बड़ी में पेश किया गया या पारित किया गया और ऐसा क्यों हुआ, यह सबसे बड़ा झोल यहीं पर है। आखिर यह हड़बड़ी क्यों? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मनरेगा को हटाकर अब विकसित भारत जी राम जी विधेयक भी कल आधी रात को पारित हो ही गया, जबकि विपक्ष इसके खिलाफ था और इसे स्थायी समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा था विपक्ष। लेकिन सत्र खत्म होने से पहले विधेयक पेश करना और फिर मनमानी से पारित कराना, यही तो मोदी सरकार की आदत है, जिसके बारे में प्रियंका गांधी ने कहा है कि कुछ तो संदिग्ध है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। सुनिए जरा यहां प्रियंका गांधी को। चल रहा है, आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी चर्चा क्यों नहीं हो सकती जी? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि टीएमसी के सांसद तो संसद परिसर में ही रात भर धरने पर बैठे रहे और आज भी विपक्ष के तमाम सांसदों ने मनरेगा खत्म करने का विरोध किया। इस मसले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। जर्मनी में है राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया राहुल गांधी, जरा वो भी आपके सामने ला रहा हूं। लिख रहे हैं राहुल गांधी कि कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। बीवी यानी विकसित भारत जी राम जी मनरेगा का कोई पुनर्गठन नहीं है। जो कह रही है सरकार कि ये उसी की जगह पे हम लेके आए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये अधिकार आधारित मांग प्रेरित गारंटी को खत्म कर देता है, यानी मनरेगा को खत्म कर देता है और इसे दिल्ली से नियंत्रित एक राशन योजना में बदल देता है। यह जानबूझकर राज्य विरोधी और ग्राम विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों को सौदेबाजी की शक्ति दी। वास्तविक विकल्पों के साथ शोषण और संकटग्रस्त पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थितियों में सुधार हुआ और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वो शक्ति है जिसे ये सरकार तोड़ना चाहती है। काम सीमित करके और इसे नकारने के और भी तरीके अपनाकर विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण गरीबों के एकमात्र साधन को कमजोर कर रहा है। यहां राहुल गांधी कहते हैं कि हमने कोविड के दौरान मनरेगा का महत्व देखा। जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक मदद की। साल दर साल महिलाओं ने आधे से अधिक मानव दिवस का योगदान दिया। जब आप रोजगार कार्यक्रम को सीमित करते हैं तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय ही इससे बाहर धकेल दिए जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया।
करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला ये कानून ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है और इसे बिना गंभीर स्थिति समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के कभी भी जबरदस्ती पारित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात यहां पे राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना यानी सेंट्रलाइजेशन की बात यहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि सेंट्रलाइजेशन, और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा, यहां पर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा विश्व के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं दोस्तों कि कांग्रेस अब मनरेगा को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। इधर जयराम रमेश ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 तारीख को होने वाली बैठक के बारे में कहा है। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, जरा सुनिए। इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। किसान संगठन सड़क पर उतरे जब 3 काले कानून पारित हुए और प्रधानमंत्री को 19 नवंबर 2021 को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों का दबाव और प्रभाव, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 27 तारीख को और इस पर जरूर बहस होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि उस बैठक के बाद क्या हमारा एक्शन प्लान है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने के लिए, ये संदेशा पहुंचाने के लिए कि कानूनी हक छीना गया है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेताओं का अपमान हुआ है, पार्लियामेंट का अपमान हुआ है, संस्थाओं का नजरअंदाज किया गया है। तो जैसे कृषि कानूनों पर मोदी को तपस्या में कमी का एहसास हुआ था, वैसा ही इस बार भी होगा, यह तय है। क्योंकि न केवल कांग्रेस, टीएमसी या अन्य विपक्षी दल बल्कि अब दुनिया भर के जाने माने अर्थशास्त्री भी मोदी सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इनमें यूनाइटेड नेशन से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया और यूसीएल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अर्थशास्त्री शामिल हैं। इन सब ने एक खुला खत लिखा है और उस खुले खत में मनरेगा कानून का जोरदार समर्थन और प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार से मांग की है कि मनरेगा जैसी योजना जो मांग आधारित रोजगार के कानूनी अधिकार को लागू करती है, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इस खत में कहा गया है कि मूल रूप से मनरेगा देश की संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ था और इसे राजनीतिक सीमाओं से उठकर सभी दलों का समर्थन मिला था। इनका तर्क है कि मनरेगा का मांग आधारित डिजाइन न सिर्फ जरूरतमंदों को काम और आजीविका देता है, बल्कि कुएं, सड़कें, तालाब जैसे जरूरी ग्रामीण एसेट्स भी बनाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस खत में यह भी तर्क दिया गया है कि राज्यों के लिए प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से मुश्किल बनाकर मनरेगा के बहुआयामी प्रभाव खत्म कर दिए गए हैं। इस खत को लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये जो चिट्ठी है मनरेगा के समर्थन में, जो खत है, इसकी मुख्य बात यही है कि इस खत को, इस पत्र को लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और जिस पर थॉमस पिकेट, ओलिवियर डी शटर
और इसाबेल फेरासस और ऐसे तमाम अर्थशास्त्रियों के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इस खत को लिखा है। खैर, मोदी सरकार को ना हार्वर्ड जैसे अच्छे लगते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे लगते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि अच्छा क्या लगता है, हार्वर्ड नहीं बल्कि हार्ड वर्क वाले अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी ने कि हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क। बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क भी कीजिए लेकिन हार्वर्ड में पढ़िए। तो शायद इसीलिए उसने खुद भी संसद के घंटे कम कर दिए हैं, यह दिखाई दे रहा है इस सरकार में। ओम बिरला ने बताया है कि वंदे मातरम पर 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की गई और चुनाव सुधार के मुद्दे पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई है। अब सोचिए, राष्ट्रगीत को जबरन विवादित बनाकर उस पर 11.5 घंटे चर्चा हुई, जबकि कुल 92.5 घंटे ही काम हुआ है। उसमें से 11.5 घंटा आपने उस पर चर्चा करवा लिया और चुनाव सुधार जैसे जरूरी मुद्दे के लिए सिर्फ 13 घंटे आप दिए। इसके अलावा जो विधेयक पारित करवाए गए, जिसमें मनरेगा सबसे बड़ा एक ऐसा विधेयक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता था, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री खुला खत लिख रहे हैं, उसको आनन फानन में पास करवा दिया गया। उसमें कितनी कम चर्चा की गई, यह सोचने वाली बात है। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं और राज्यसभा में सांसद भी हैं। कपिल सिब्बल ने संसद सत्र में के कम होते हुए दिनों पर जो कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए। तो ये बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई, 15 सिटिंग्स हुई है एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं है। तो सुन रहे थे आप, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनको पार्लियामेंट के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। वाकई ये चिंता की बात है कि सरकार संसद को बेमानी बना रही है, और जबकि देश का भविष्य यहीं से तय होता है। और इस सत्र में भी कितना काम हुआ, कितने विधेयक पारित हुए, ये तो सरकार ने बताया, लेकिन जयराम रमेश ने यहां भी सरकार की हकीकत बता दी है। जरा सुन लीजिए जयराम रमेश की इस बाइट को। यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं,
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बता रहे हैं कि विपक्ष ने मांग की थी कि सिक्योरिटी बिल और हायर एजुकेशन बिल को कमेटी में भेजा जाए, जिसे मान लिया गया, लेकिन बाकी तो मनमानी से ही काम हुआ और सरकार का असल ध्यान तो देश के महापुरुषों को बदनाम करने में लगा था, और जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर तमाम अपनी बात ये रख रहे हैं। बहरहाल संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन कई जरूरी सवालों को छोड़ गया। मोदी सरकार में एक बार फिर हकमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की वजह तैयार हो गया है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इस सत्र ने मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, और इन सब के बीच कैसे मोदी सरकार की इन कमजोरियों के कारण विपक्ष एकजुट हो गया है, मोदी सरकार का कैसे असली चेहरा यहां उजागर हो गया है, सामने आ गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच उधर अमेरिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल्स, आप जानते हैं जेफरी एप्स्टीन्स, जिनका निधन हो गया था 2009 में, लेकिन वो फाइल खुल रही है, धीरे धीरे खुली थी। 95,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और अपने देश के किन किन नेताओं, किन किन वरिष्ठ व्यापारियों और सबके फोटो हैं उसमें। वो सब क्या स्कैंडल है, उन सब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और इस कारण थोड़ी देर पहले यूट्यूब डाउन था। यूट्यूब और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर लगातार लोगों की निगाह